नमो नमो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं आज भरद्वाज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण। भरद्वाज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी देखिए क्या कहते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, वह क्या पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण काल के आधार पर तीन भेद हो जाते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मात्रा वाला स्वर ह्रस्व होता है, द्विमात्रा वाला स्वर दीर्घ होता है और तीन मात्रा वाला स्वर प्लुत होता है। फिर उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि ये जो तीन स्वर हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये भी पुनः तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं। अर्थात जो ह्रस्व है उसके भी तीन भेद होंगे, दीर्घ के भी तीन भेद होंगे और प्लुत के भी तीन भेद हो जाते हैं। अब देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के पुनः तीन तीन भेद हो जाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके तीन तीन भेद हो जाते हैं। अब देखिए कौन से भेद होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं अग्रिम सूत्र में। एक सूत्र है उच्चैरुदात्तः, ये सूत्र है विद्यार्थियों, और ये क्या कहता है कि भागों वाले क्या कहता है, भागों वाले तालु आदि स्थानों में तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपरले भाग में बोला जाए, जो अच ऊपरले भाग में बोला जाए उसकी उदात्त संज्ञा होती है।
जैसे आकार का उच्चारण कंठ से होता है। आकार का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ के दो भाग हैं, एक ऊपर का भाग और दूसरा नीचे का भाग। यह आकार यदि ऊपर वाले भाग से बोला जाता है तो इसकी उदात्त संज्ञा होती है। तो इसकी उदात्त संज्ञा होती है। देखिए विद्यार्थियों के जो उच्चारण स्थान होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा आदि, वे सब क्या होते हैं? सभाग होते हैं। सभाग से तात्पर्य क्या होता है? उन उच्चारण स्थानों के भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। अगर कोई भी स्वर है, अगर ऊपर वाले भाग से बोला जा रहा है तो उसकी संज्ञा हो जाती है उदात्त। क्या संज्ञा हो जाएगी? उदात्त। जैसे आ है, आ का उदाहरण लेते हैं। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। तो कंठ से बोला जाता है। कंठ के भी दो भाग हैं, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। अगर ये आकार ऊपर वाले भाग से बोला जाता है तो उसको उदात्त कहते हैं, नीचे वाले भाग से बोला जाता है तो अनुदात्त कहते हैं, और अगर दोनों भागों से बोला जाएगा तो उसको कहेंगे स्वरित। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं कि ये तो हो गई उदात्त संज्ञा। अब क्या होती है? अनुदात्त संज्ञा होती है। और अनुदात्त जो संज्ञा होती है विद्यार्थियों, वह होती है नीचैर अनुदात्तः। कौन सा सूत्र है? नीचैर अनुदात्तः। तो देखिए तालु आदि भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अचर नीचे वाले भाग में बोला जाए उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। जैसे आकार है, आकार का उच्चारण कंठ है, कंठ के दो भाग हैं, ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। यह आकार यदि
नीचे वाले भाग से बोला जाए तो इसकी अनुदात्त संज्ञा हो जाती है। क्या कहते हैं कि ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि अगर ये जो आ है नीचे वाले भाग से बोला जाएगा तो इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अनुदात्त संज्ञा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र है समाहारः स्वरितः। देखिए क्या कहता है ये सूत्र, उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म, उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म, उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म, जो उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व, जो उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व ये दोनों जिस अक्ष में विद्यमान हों, ये दोनों जिस अक्ष में विद्यमान हों, उस अक्ष की स्वरित संज्ञा हो जाती है। देखिए जैसे अवर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से होता है, कंठ के दो भाग हैं, एक ऊपर भाग
का भाग एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग, ये दो भाग हैं। आकार यदि दोनों भागों से बोला जाता है तो आकार की स्वरित संज्ञा हो जाती है। इसमें विद्यार्थियों कोई भी जो उच्चारण स्थान है उसके दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग होता है उससे बोला जाए उदात्त, नीचे वाले से बोला जाए अनुदात्त, और दोनों से मिलाकर के अगर कोई वर्ण बोला जाता है, वर्ण से तात्पर्य यहाँ स्वर से है, तो अगर कोई स्वर बोला जाता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है स्वरित। अब देखिए विशेष जो ध्यान रखने योग्य बात है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त का नीचे पड़ी रेखा और स्वरित का ऊपर खड़ी रेखा चिन्ह है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो तीन स्वर थे आपके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके कितने भेद हो गए? तीन तीन भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो भेद होते हैं उदात्त, अनुदात्त और जो स्वर हैं स्वरितें, ये भेद किसके आधार पर होते हैं? स्थान स्वभाव के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं विद्यार्थियों? स्थान स्वभाव के आधार पर तीन भेद हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए नासिका कृत भेद दो हो जाते हैं विद्यार्थियों। ये एक तो होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। एक अनुनासिक और एक अनानुनासिक। इस प्रकार से इनके जो भेद होते हैं प्रत्येक के दो दो भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों, और दो दो भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 18 प्रकार। अब अनुनासिक किसको कहते हैं? देखिए सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। देखिए मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है। मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है। क्या कहते हैं? मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक होता है। अब वैसे तो क्या विद्यार्थियों सब वर्ण मुख से ही बोले जाते हैं, किंतु अगर ऐसा कोई भी वर्ण है जो मुख और नासिका से बोला जा रहा है तो वह क्या होगा? अनुनासिक होगा। जैसे य म ग ड़ न और म। ये वर्ण मुख और नासिका से बोले जाते हैं। अतः इन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। देखिए विद्यार्थियों जो मुख और नासिका दोनों से जो वर्ण बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? हम अनुनासिक कहते हैं। और मुख और नासिका से मिलकर जो वर्ण बोला जाता है अनुनासिक कहते हैं। और जैसे गम प्रत्याहार है यमगणनम जो सूत्र है, तो यमगण और न ये वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इनकी क्या संज्ञा हो जाती है? अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। देखिए जैसे अनुनासिक देखें
जैसे आ है तो ये तो हो गया अनुनासिक, और अगर देखें आ ना नो नासिक तो इसका हो जाएगा आपका ये। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए स्वरों के 18 वेद। अब देखिए सबसे पहला जो भेद होता है कालकृत होता है। कालकृत में कौन सा होता है विद्यार्थियों? ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुत। और ये हो जाएगा त्रिमात्रिक। जो देखो अथवा अभी सीता। अब इसके पुनः तीन तीन भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार इसके
अनुदात्त और स्वरित। इसके बाद फिर पुनः 3 है इसके, अनुदात्त और स्वरित। फिर इनके विद्यार्थियों दो दो भेद हो जाते हैं। देखिए इसका एक भेद हो जाएगा अनुनासिक, दूसरा हो जाएगा अनानुनासिक, एक हो जाएगा अनुनासिक और दूसरा हो जाएगा अनानुनासिक। इसका एक भेद हो जाएगा अनुनासिक और दूसरा हो जाएगा अनानुनासिक। इसी प्रकार इसके दो भेद हो जाएंगे, अनुनासिक अनानुनासिक। इसी प्रकार इसके दो भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और अनानुनासिक। इसके भी दो भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और अनानुनासिक। अनुनासिक और दूसरा है अनानुनासिक। अनुनासिक और दूसरा है अनानुनासिक। फिर है इसका भेद अनुनासिक और दूसरा हो जाएगा अनानुनासिक। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसके भेद हो जाएंगे। अब देखिए 18 भेद हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या कितने भेद हो गए? 18 भेद हो जाते हैं। कि यह क्या है? एक सामान्य कथन है। अगर आपसे कोई पूछता है सामान्य रूप से कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? स्वरों के 18 भेद होते हैं। किंतु कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके 18 भेद नहीं होते हैं। देखिए आ, ई, ओ और री, इनके 18 भेद होते हैं। लिरी,
दीर्घ नहीं होती है। अतः इसके 12 भेद होते हैं। एच, ए, ओ, आई और औ ह्रस्व नहीं होते। अतः इनके 12 भेद हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए कि सामान्य रूप से अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इसके कितने भेद हैं स्वरों के, अचों के, तो आप कहेंगे 18 भेद। अगर आपसे पूछे लिरी के 12 भेद क्यों हैं, तो आप कहेंगे लिरी कभी भी दीर्घ नहीं होती है। तो ये जो दीर्घ वाले 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 भेद हैं दीर्घ वाले, वे नहीं होंगे लिरी में। क्यों? क्योंकि लिरी कभी भी दीर्घ नहीं होती है। अब देखिए एच है, एच कहते हैं ए ओ आई औ। ए ओ आई औ ये वर्ण ऐसे हैं जिन वर्णों के ह्रस्व नहीं होता है, मतलब ए कभी भी छोटी नहीं होती। आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ए ओ आई औ ये हमेशा बड़े ही होते हैं, दीर्घ ही होते हैं। तो ये 6 घट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से जो एच है ए ओ आई यू, इनके भी कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, एक संज्ञा होती है सवर्ण संज्ञा। तो सवर्ण संज्ञा का जो सूत्र है वो लिखते हैं हम, देखिए तुल्यास्य, क्या लिखते हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। देखिए यह सूत्र क्या कहता है, तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न। क्या कहता है ये सूत्र, तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न। तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हों, ये दोनों तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हों, जिस वर्ण के साथ तुल्य हों, जिस वर्ण के साथ तुल्य हों, वह वर्ण समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। क्या कहते हैं, जिस वर्ण के साथ तुल्य हों, तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न। तो तालु आदि स्थान और जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य होंगे, वह वर्ण समुदाय क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, वह कहलाएगा सवर्ण संज्ञा वाला। अर्थात जिन वर्णों के क्या क्या समान होने चाहिए, एक तो प्रयत्न कहते हैं, जब किसी वर्ण को बोला जाता है तो उसको कहते हैं हम प्रयत्न। ये प्रयत्न भी विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान से तात्पर्य क्या है, यहाँ उच्चारण स्थान, क्योंकि तालु आदि दिया है तो तालु आदि क्या है, उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जिस वर्ण का समान होता है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, सवर्ण संज्ञा वाले कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा, उसको क्या कहेंगे हम, सवर्ण संज्ञा वाला कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, सवर्ण कहेंगे। देखिए जैसे आकार का उच्चारण
अकार का उच्चारण देखिए जैसे अकार और आकार दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रश्न तुल्य हैं, अतः अ और आ दोनों सवर्ण कहे जाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हैं, अतः अ और आ दोनों सवर्ण कहे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तुमको नहीं पता अब देखिए एक वार्तिक है, मैंने आपको बताया था वार्तिक किसने लिखे थे? कात्यायन ने। अब ये जो हमारा सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस पे वार्तिक लिखा गया है री लृ वर्णयोर मिथः, री लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, री लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। देखिए क्या कहते हैं, री और लृ वर्णों की, री और लृ वर्णों की री और लृ वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा
कहनी चाहिए। क्या कहते हैं? री और लिरी वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। देखिए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि वार्तिकों का पाठ कहाँ पर होता है? क्या पूछते हैं आपसे? वार्तिक का पाठ कहाँ पर होता है? तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, वार्तिक का पाठ उस सूत्र के तुरंत बाद होता है जिस सूत्र पर वार्तिक लिखा गया है। और वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन ने। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि भी है। क्या कहते हैं कि ये कात्यायन ने लिखे हैं, और कात्यायन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वररुचि। तो आपको ध्यान रखना है कि कात्यायन, वररुचि ये एक ही नाम है, और इन्होंने क्या लिखे? वार्तिक। अब वार्तिक क्या, देखो पूरे वाक्य के रूप में होता है, इसलिए इसको वाक्य भी कहते हैं, और कात्यायन या वररुचि को वाक्यकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कात्यायन और वररुचि को वाक्यकार। क्यों? क्योंकि इन्होंने वाक्य लिखे, वार्तिक लिखे। और वार्तिक का पाठ कहाँ होता है? वार्तिक जिस सूत्र पर लिखा गया है उस सूत्र के तुरंत वार्तिक का पाठ होता है। ये लिखा देता हूं मैं। देखिए, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि वार्तिक का पाठ कहाँ पर होता है, तो आप बता सकते हैं वार्तिक का पाठ उस सूत्र के तुरंत बाद होता है जिस सूत्र पर वार्तिक लिखा गया है। क्या कहते हैं? वार्तिक का पाठ उस सूत्र के बाद होता है जिस सूत्र पर वार्तिक लिखा गया है। अब देखिए विद्यार्थियों कि जो उच्चारण स्थान हैं, उच्चारण स्थान 8 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और 8 जो उच्चारण स्थान होते हैं उनके विषय में कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम, और कल पढ़ेंगे। अब देखिए, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के विषय में विद्यार्थियों हम कल पढ़ेंगे।
देखिए विद्यार्थियों, आपके लिए इन सूत्रों की व्याख्या आती है। सूत्रों के जो व्याख्या के जो सूत्र हैं उनको मैं आपको लिखा दूंगा। उसके बाद क्या है, आपको शुरू होंगे स्वर संधि आदि संधियाँ शुरू होने वाली हैं। तो संधि जब शुरू होंगी तो संधि शुरू होंगी, फिर उसके बाद हमारा विसर्ग संधि के साथ प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।